इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 20 तरह से होने वाला मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। और ये अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें 20 तरह से होने वाला मेंटल डिसऑर्डर्स और कौन सा मेंटल डिसऑर्डर्स होने से किस तरह का लक्षण देखने को मिलता है, और साथ ही कौन सा मेंटल डिसऑर्डर्स होने से उससे बचने का कौन सा घरेलू एक्टिविटी, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करे, इसके बारे में बात करेंगे। मेंटल डिसऑर्डर्स एक प्रकार का बीमारी है जिसमें इंसान का थिंकिंग, एक्टिंग, बिहेवियर और शरीर और मानसिक क्षेत्रों से जुड़ी सभी तरह का पैटर्न ही बदल जाता है, जिसके परिणाम उस इंसान को और उसके साथ साथ उसका फैमिली और सोसाइटी को भी परेशानियां झेलना पड़ता है। नंबर 1, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों में देखने को मिलता है और इस बीमारी में बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते, सही से बोल नहीं सकते और कुछ भी समझ नहीं पाते और ना ही आचार व्यवहार करने में सक्षम हो पाते हैं। और इस बीमारी में बच्चों का मसल टोन कठोर होने लगते हैं और उनको पोस्चर और मूवमेंट करने में दिक्कतें होती है। और ये सब लक्षण बचपन काल से ही देखने को मिलता है। ये बीमारी होने का रीज़न है बच्चे पैदा होते वक्त उसका वेट बहुत ज़्यादा या कम होना। दूसरा रीज़न, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे शीशा बनाने वाला इंडस्ट्रीज जिसमें से जहरीला धुआं निकलते हैं, उसमें अगर काम करते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह का जहरीला पानी पीना। तीसरा रीज़न, महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान नशीला ड्रग्स और शराब का सेवन करना। और चौथा रीज़न, प्री मैच्योर बर्थ, मतलब एक बच्चे को वोम में कंप्लीट होने में 37 वीक लगता है, और अगर उससे पहले बच्चा पैदा होता है तो आगे चल के बच्चों में इस तरह का बीमारी होने का चांसेस रहता है। नंबर 2, सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स इंसान की पांचों इंद्रियों को इफेक्ट करता है और इंसान उन चीज़ों का तस्वीर देखता है, उनका आवाज़ सुन सकता है और उसको छू भी सकता है, जो चीज़ वास्तव में नहीं होते। और ये बीमारी होने का पहला रीज़न फैमिली हिस्ट्री में ये बीमारी का होना, और दूसरा रीज़न प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मदर की वोम में बच्चे को अच्छा से न्यूट्रिशन ना मिलना, टॉक्सिक केमिकल के संपर्क, या फिर किसी तरह का जहरीला वायरस के संपर्क में आना, जिससे बच्चे की ब्रेन में डायरेक्ट असर पड़ना। और बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगे उसको इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू हो जाता है। नंबर 3, बायोपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इस बीमारी से गुजरने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा या बहुत कम नींद आने लगता है, अपने एनर्जी, सोच एंड बिहेवियर्स में चेंजेस दिखाई देने लगता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, और कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव तो कभी निराश होके उदास हो जाना इस बीमारी का लक्षण है। यह बीमारी क्यों होता है, इसका सटीक रीज़न किसी को पता नहीं, पर एक्सपर्ट का कहना है ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन के चलते हो सकता है, या फिर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उसका असर आप पे पड़ना, जिससे आपका ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री इस तरह का रोल प्ले करता है। नंबर 4, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स होने का रीज़न है ब्रेन सर्किट में परिवर्तन होना, जिससे इंसान को अपना डेली लाइफ में जो उसका अपना ड्यूटी रहता है उसमें से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाना और उदास रहना, और सेल्फ स्टीम और बिहेवियर्स में चेंजेस आना, साथ ही भूख, नींद और एनर्जी लेवल में चेंजेस दिखाई देना, और किसी भी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, और कभी कभी सुसाइड करने का ख्याल आते रहना। नंबर 5, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स में इंसान हमेशा ये सोचते रहता है कि कब अचानक से क्या पैनिक अटैक आ सकता है, और इसी बात को सोच सोच के हमेशा डर, चिंता और परेशान में रहता है, और कभी कभी चिंता करना ना चाहते हुए भी चिंता करना बंद नहीं कर पाते, और लोगों को ये हमेशा यकीन दिलाने में लगे रहता है कि दूसरे लोग उससे नाराज और गुस्सा है और कभी भी उन पर हमला कर सकता है। नंबर 6, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इस मानसिक बीमारी में इंसान को बारंबार अनवांटेड थॉट्स और आइडियाज़ आने लगता है, जिसका कोई रीजंस नहीं होते, और इस बीमारी में इंसान
जर्म से डरने लगता है और अपने रूम पे रखे वस्तुओं को ठीक से और सही से अरेंज करने में लगे रहते हैं। और अगर कोई भी आइटम ज़्यादा दिखे तो फेंक देना या फिर उस आइटम को सही से अरेंज करने में बिजी रहता है। और यह बीमारी पहले धीरे धीरे शुरू होने लगता है और जीवन भर बदलते रहते हैं। नंबर 7, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यो मेंटल डिसऑर्डर्स तब होता है जब किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से इंसल्ट, नेगलेक्ट या फिर प्यार में धोखा मिले या फिर किसी तरह का भयानक घटना का एक्सपीरियंस हो। और इन्हीं सभी घटनाओं में से किसी एक के बारे में बार बार सोच के टेंशन, डिप्रेशन में चले जाना, और अगर ये लॉन्ग समय तक रहे तो इंसान टोटली डिसऑर्डर्स हो सकता है। नंबर 8, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इस मेंटल डिसऑर्डर्स में इंसान अपने आप को एक अलग व्यक्ति के रूप में फील करने लगते हैं। कभी कभी दिल का धड़कन तेज हो जाना तो कभी हल्के फुल्के, कभी कभी किसी तरह का दर्द का महसूस करना तो कभी दर्द का महसूस ना होना, और अपना सोसाइटी में अपना थॉट्स, थिंकिंग और आइडेंटिटी को लेके हमेशा कमी का महसूस करना। नंबर 9, सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इस मानसिक बीमारी में इंसान अपना दर्द, वीकनेस और सांस जैसे शारीरिक लक्षणों पर अधिक ज़्यादा ध्यान देने लगता है और इन्हीं कमी और बीमारियों को सोच सोच के बहुत ज़्यादा चिंता और हमेशा अशांति और परेशान में रहता है। नंबर 10, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। इस मेंटल डिसऑर्डर्स में इंसान खाना और खाने को लेकर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट से प्रभावित होते हैं। कभी कभी इस बीमारी के चलते इंसान का डेथ भी हो जाते हैं। पहला, ईटिंग डिसऑर्डर्स में इंसान अगर मोटा ना भी हो और अगर उसका वजन कम भी हो तब भी वो अपने आप को मोटा मानने लगता है और वजन बढ़ने के डर से उसको जितना खाना खाना चाहिए उतना खाते नहीं। और दूसरा, फीडिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें इंसान खाना जिस केमिकल मिलावट से बना है उसको लेकर कॉम्प्लेन रहता है और यही बातें सोच सोच के खाना निगलने में दिक्कतें होता है, भोजन करते समय नखरे करना और अपने दोस्तों और ग्रुपों में लोगों को यो मत खाना वो मत खाना ऐसा एडवाइस देना, और कभी कभी सॉलिड और लिक्विड चीज़ें जैसे कोका कोला, पेप्सी, इन जैसा चीज़ों को खाने से मना करना, और भोजन करते समय दम घुटना और वोमिटिंग आना, और सामने बैठा लोगों को झूठ बोलना। नंबर 11, एलिमिनेशन डिसऑर्डर। ये बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चे में देखने को मिलता है और यह तब होता है जब बच्चा ज़्यादा पानी नहीं पीते, जिसके कारण मल कठोर हो जाना, जिससे मल त्याग और पेशाब करने में बड़ी कठिनाई और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और कभी कभी कंट्रोल ना कर पाने के चलते किसी भी वक्त और कहीं पर भी मल त्याग और पेशाब हो जाना। और अगर यह लंबी समय तक रहे तो बच्चों में बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक डिप्रेशन, टेंशन और प्रेशर पड़ता है। नंबर 12, स्लीप वेक डिसऑर्डर्स। यह मेंटल डिसऑर्डर्स तब होता है जब किसी इंसान के शरीर का इंटरनल क्लॉक सही से काम करना बंद कर दे। मानव शरीर में एक तरह का टाइम सिस्टम होता है जिसको सर्केडियन सिस्टम कहा जाता है, जो सर्केडियन रिदम नामक साइकिल, और इसी सर्केडियन सिस्टम और सर्केडियन साइकिल के चलते इंसान अपना डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ और उसको नियंत्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। पर जब इंसान का अंदर का योग घड़ी किसी तरह से ख़राब हो जाए तो इंसानों में एक तरह का डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसका परिणाम इंसानों को सो जाने और सोते रहने में प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है, और रात को सोने के बाद बहुत जल्द जग जाना और फिर से सो नहीं पाना, जिससे दिन में जागते रहने में मुश्किल होना और थका हुआ महसूस करना, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होना, जिसमें शाम को और रात के समय या फिर बैठे रहते समय या फिर लेटते वक्त लेग्स में बहुत ज़्यादा तीव्र सनसनी होना, जिससे लेग्स को ना हिलाओ तो चैन नहीं मिलता, ऐसा सनसनी होना। 14, जेंडर डिस्फोरिया। यह मानसिक बीमारी उन लोगों में देखने को मिलता है जो लोग अपने आप को कौन सा जेंडर का है यह पहचानने में बड़ी कठिनाई होती है। इसमें ट्रांसजेंडर या फिर किन्नरों की बात नहीं किया जा रहा। इस बीमारी में लड़कों का ब्रीस्ट का आकार बढ़ जाता है और लड़कियों के चेहरा पर बाल निकल आता है, जिससे वे लोग फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर पब्लिक के सामने अपना बॉडी के अंगों को हमेशा छुपाते रहते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से वे लोग हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में रहता है
और आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। 13 सेक्सुअल डिसफंक्शन। यह एक ऐसा मानसिक बीमारी है जिसमें कोई भी पुरुष, महिला या फिर बच्चे इफेक्ट हो सकता है और इस बीमारी से 40 से कम उम्रों के लोग ही ज़्यादा ग्रसित होते हैं। और इस बीमारी में लोग संभोग करने को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट या फिर संभोग को लेके बिल्कुल भी मन ना लगना। बात करें पुरुष, महिला और लड़का और लड़की इस बीमारी से कैसे ग्रसित होते हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुष अधिक ज़्यादा उत्तेजित होने के बावजूद संभोग के दौरान इरेक्शन को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं या समय से पहले ही वीर्य निकल जाना। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं संभोग करने के बाद भी संभोग सुख को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। संभोग से पहले या उसी दौरान बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन निकलना और मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसके कारण इंटरेस्ट होने के बावजूद भी कभी भी सेटिस्फेक्शन ना मिलना। और बात करें लड़का और लड़कियों का तो संभोग में किसी तरह का इंटरेस्ट ना होना या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने के बावजूद उसमें असमर्थ होना और संभोग के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द। और अगर यह लंबे समय तक रहे तो पुरुष, महिला, लड़का और लड़कियां साइकोलॉजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण उनमें ये मानसिक बीमारी होने का चांसेस रहता है। नंबर 15 डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है और इसमें इंसान अवज्ञाकारी व्यवहार करने लगता है, अचानक से चिड़चिड़े मूड में आने लगता है, किसी से भी तर्क वितर्क करना, आक्रामकता और प्रतिशोध करना और उन चीज़ों को चोरी करने लगता है जिसको उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता और विस्फोटक और आग लगाने वाला एक्टिविटी करने लगता है। नंबर 16 सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये गांव के मुकाबले शहरी लोगों में जिसका एज 18 से 25 साल का होता है उनमें देखने को मिलता है। और इस बीमारी के सिम्टम्स है आँखों का आकार असामान्य और आँखें खून से लथपथ दिखाई देना, अचानक से वजन बढ़ना और घट जाना, शरीर और कपड़े से असामान्य गंध निकलना, शरीर का आकार बदल जाना और अचानक से गंदी और बिगड़े हुए बातें करना। नंबर 17 न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स। ये मेंटल डिसऑर्डर्स उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको किसी तरह का मेडिकल डिजीज या फिर साइकाइट्रिस्ट बीमारी हो और ये खासकर उन पेशेंटों में देखने को मिलता है जिनका किसी तरह का एक्सीडेंट के चलते ब्रेन में चोट लगा हो और इस बीमारी का सिम्टम है वो अपना हेड हिला नहीं पाते और किसी भी चीज़ों पर अपना फोकस नहीं कर पाते और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे ड्राइविंग करते वक्त गाड़ी को नियंत्रित करना और चलाने में दिक्कतें होना और अपने आप को बैलेंस ना कर पाना। नंबर 18 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सबसे ज़्यादा लोगों में होने वाला ये मेंटल डिसऑर्डर्स अगर आपको धीरे धीरे होने भी लगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और इस मेंटल डिसऑर्डर्स का सिम्टम्स है आपको दूसरे के उद्देश्यों के प्रति व्यापक अविश्वास और संदेह होना। आपको ये लगने लगेगा कि आपको दूसरे लोग नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर धोखा देना चाहता है। दूसरे की वफादारी पर विश्वास ना होना और उन पे संदेह करना। अगर आपका कोई पर्सनल चीज़ें किसी के पास हो तो आपको हमेशा ये डर सताते रहना कि कहीं उन प्राइवेट चीज़ों को वो आपके खिलाफ यूज़ तो नहीं करेगा। बातों ही बातों पर अगर कोई आपको अपमान करे तो आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया करना। अपने पति या पत्नी को संदेह करना कि कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा। सोशल लाइफ और रिलेशनशिप से इंटरेस्ट ख़त्म होते रहना और अकेला रहने को पसंद करना। डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ पर मन नहीं लगना, दूसरों को शांत और उदासीन होने का ड्रामा करना और दूसरों के सामने शांत और उदासीन होने का ड्रामा करना। अजीबोगरीब पोशाक पहनना और अजीबोगरीब सोचना और उन पर विश्वास करना और लोगों में उसी तरह का भाषण और व्यवहार करना। अपने नाम का आवाज़ सुनने का अनुभव करना। सोशल लाइफ से परेशानी और अपने क्लोज रिलेशनशिप से
अनकंफर्टेबल रहना और मैजिकल थिंकिंग सोचना और अपने विचारों को औरों को बताना और ये सोचना कि आपकी बातें सुन के वे लोग मोटिवेट और इन्फ्लुएंस हो रहा। और अगर ये लॉन्ग समय तक चले तो इंसान आगे चल के टोटली मेंटल हो सकता है। नंबर 19, पैराप्लेजिक डिसऑर्डर। यह मानसिक बीमारी क्यों होता है इसका जानकारी किसी को अच्छे से पता नहीं, पर कुछ एक्सपर्ट का कहना है चाइल्डहुड सेक्सुअल ट्रॉमा इसका कारण हो सकता है। और इस मानसिक बीमारी में इंसान किसी भी अनसुने व्यक्ति की यौन गतिविधियों को देखकर कल्पना करके सेक्स करने का आग्रह करना और यौन रूप से उत्तेजित होना और अपने कपड़े उतारना और नंगे होकर निर्जीव वस्तु या फिर बच्चे या फिर गैर सहमति लोगों से यौन गतिविधियां करने की कोशिश करना या फिर करना। नंबर 20, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। इस कैटेगरी में सभी तरह का मेंटल डिसऑर्डर शामिल है, साथ ही डेली लाइफ में होने वाला सभी तरह का टेंशन, डिप्रेशन और उसके साथ ही फोबिया जैसे आँख से डर लगना, पानी से डर लगना और ऊंचाई से डर लगना, ये सभी शामिल होते हैं। बात करें मेंटल डिसऑर्डर से बचने का ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन क्या क्या है, तो इन बातों को अगर फॉलो किया जाए तो मानसिक बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसमें व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ मेडिसिन, साइकोथेरेपी और कोई सपोर्ट ग्रुप भी हो सकता है। पहला, वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप को महत्व दे, सेल्फ रिस्पेक्ट करे और अपने आप को कभी भी आलोचना ना करे। अपना हॉबीज़ और अपना फेवरेट प्रोजेक्ट के लिए समय निकाले और डेली क्रॉसवर्ड पजल जैसा गेम खेले जिससे आपका ज्ञान का विस्तार हो। डांसिंग, गार्डनिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे या फिर दूसरी भाषा भी सीख सकते हो। दूसरा, अपना शरीर का ख्याल रखें। अपने शरीर को शारीरिक रूप से ख्याल रखने से मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगता है। न्यूट्रिशन आहार का भोजन करें, पानी ज़्यादा पिए, निकोटीन जैसा भापिंग पदार्थ और सिगरेट का स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें। इससे आपका डिप्रेशन और चिंता ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। पर्याप्त नींद ले, नींद की कमी इंसानों को हाई रेट का डिप्रेशन में डालता है। तीसरा, अच्छे लोगों के साथ रहा करें। जिन लोगों का फैमिली सोशल कनेक्शन से बेहतर होते हैं और फैमिली स्ट्रांग होते हैं, वे लोग आमतौर पर उन लोगों से अधिक हेल्दियर होते हैं जिनके पास नेटवर्क सपोर्ट नहीं होते। सहायक परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ योजनाएं बनाएं और एक्टिविटीज़ करें और नए लोगों से मिले जैसे क्लब, क्लासरूम और सपोर्ट ग्रुप में। चौथा, औरों को मदद करने का समय निकालें क्योंकि यो करने से आपको खुशी मिलता है और यो नए लोगों से मिलने का शानदार तरीका है। पांचवा, लर्न हाउ टू डील विद स्ट्रेस। तनाव जीवन का एक हिस्सा है, इसीलिए गुड कोपिंग स्किल प्रैक्टिस करें। 1 मिनट का स्ट्रेस स्ट्रेटेजीज अपनाएं और 30 ही एक्सरसाइज करें जो एक चीनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस है, जो एक तरह का शैडो बॉक्सिंग है और योग करने से हेल्थ बेनिफिट और मेडिटेशन करने जैसा होता है। वॉकिंग करें और अपने पालतू जानवरों के साथ खेलें जिससे तनाव कम होता है। साथ ही कभी कभी स्माइल भी करें क्योंकि स्माइल करने से इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है और दर्द कम होने के साथ ही तनाव भी कम होता है और बॉडी को और माइंड को रिलैक्स मिलता है। छठा, क्वाइट योर माइंड। मेडिटेशन और प्रेयर करने का प्रयास करें। मेडिटेशन और प्रेयर करने से मन शांत और इम्प्रूव होने लगता है। साथ ही डेली लाइफ में आपका आउटलुक भी सुधरने लगता है। सातवां, सेट रियलिस्टिक गोल। अपने एकेडमिकली, प्रोफेशनली और पर्सनली क्या अचीव करना है उसका एक गोल सेट करें और उस गोल तक पहुंचने के लिए एक एक स्टेप को लिखा करें और उसको फॉलो करें। अपना गोल तक पहुंचने के लिए एम हाई भी सेट कर सकते हो बट रियलिस्टिक होना चाहिए और ओवर शेड्यूल ना करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगोगी अपना उपलब्धि और सेल्फ ग्रोथ को एंजॉय करें। आठवां, अपना निराशता को तोड़ें। हमारे डेली लाइफ का एक्टिविटीज़ हमारे एफिशिएंस और इन्हेंस पर बहुत प्रभाव डालता है और कई बार हमारे भावनाओं और परेशानियों को बढ़ा भी देता है। और इसीलिए कभी कभी अपना जॉगिंग रूट को बदले और रोड ट्रिप जैसा योजनाएं बनाए। किसी दूसरे पार्क होटल पे जाया करें और अपना रूम पर टांगे हुए तस्वीरों को हटा के नया तस्वीर लगा सकते हैं क्योंकि तस्वीर जैसी चीज़ें भी
माइंड पर बहुत असर डालता है और नया रेस्टोरेंट भी आजमा सकते हैं। नोवा, एवॉइड अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। शराब का सेवन कम से कम करें और अन्य नशीले पदार्थों से दूर ही रहे तो बेहतर है। कभी कभी लोग सेल्फ मेडिकेट के लिए शराब और अन्य दवाओं का उपयोग करते हैं, पर वास्तव में शराब और कोई भी नशीले पदार्थ केवल समस्या बढ़ाने का काम करता है। 10वां, गेट हेल्प व्हेन यू नीड इट। मदद मांगना ताकत का निशानी है, ना कि कमजोरी का। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका मानसिक बीमारी बढ़ रहा या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि आपको ट्रीटमेंट का आवश्यक है, और जो लोग उससे समय पर अपना ट्रीटमेंट और अपने आप को केयर करने लगता है, वे लोग पूर्ण रूप से रिकवर हो पाते हैं।